अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ विंटर 2020 क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करूँगा, जो कि मर्जर्स एंड एक्विजिशंस का एक पास पेपर है। तो अपनी डिस्कशंस आगे बढ़ाते हैं। देखिए, सवाल कहता है द डायरेक्टर्स ऑफ डायनेमिक लिमिटेड आर कंसिडरिंग अ लिस्टिंग on the Pakistan Stock Exchange in order to raise rupees 50 million in new equity capital from stock market investors। एक कंपनी जो है वो अपनी लिस्टिंग करवाना चाह रही है ताकि उसको जो है वो इक्विटी कैपिटल मिले। द डायरेक्टर्स नीड असिस्टेंस टू डिटरमाइन द कंपनीज वैल्यू एंड अ सूटेबल इशू प्राइस फॉर द कंपनी शेयर। अब डायरेक्टर्स ने ये पता लगाना है कि उनके जो कंपनी के शेयर्स हैं उनकी एक सूटेबल जो प्राइस होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, ताकि वो जब अपनी लिस्टिंग करवाएं तो उनके शेयर्स की प्राइस जो है वो ओवर या अंडर वैल्यूड ना हो। To evaluate a possible listing on the Pakistan Stock Exchange, the directors of Dynamic Limited would like to assess the company's value using a range of methods। अब मुख्तलिफ तरह के मेथड्स यूज़ कर वैल्यूएशन करी जाएगी। Below is summary data extracted from the Dynamic Limited management accounts for the year ended 30 September 2020। आपको 30 सितंबर 2020 की कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। उसमें आपके पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस है, जिसमें रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, ओवरहेड्स, लोन का इंटरेस्ट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इनकम टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, डिविडेंड और रिटेन्ड प्रॉफिट दिया हुआ। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद लिखा हुआ है डायनेमिक लिमिटेड्स डायरेक्टर है प्रोवाइडेड द फॉलोइंग अजम्पशंस टू बी यूज्ड व्हेन अप्लाइंग द वैल्यूएशन मेथड्स रिक्वायर्ड। नंबर 1, एनुअल ग्रोथ इज एस्टिमेटेड टू बी एज फॉलोज। जो सालाना ग्रोथ होगी वो कुछ इस तरह से होगी। रेवेन्यू 4% पर एनम फॉर ईयर्स 1 to 4। रेवेन्यू हर साल 4% से बढ़ेगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स 3% पर एनम फॉर ईयर्स 1 to 4। ओवरहेड्स 2% पर एनम फॉर ईयर्स 1 to 4। फॉर ईयर नंबर 5 and each year thereafter, assume annual growth will be 0 for revenue, cost of sales and overheads। 5वें साल और उसके बाद आप एज्यूम करोगे कि किसी किस्म की किसी चीज़ में कोई भी ग्रोथ नहीं है। No increase in working capital is required as any increase in inventory will be funded by credit terms offered by supplier। Annual capital expenditure and depreciation will continue to be equal। Loan amount and its interest rate will remain same in future। Directors estimate the brand value to be 10 million। The average price to earning ratio of a quoted company similar to dynamic companies operations is 12.5। Once Dynamic Limited is listed on the Pakistan Stock Exchange, investors are expected to require a return of 11%. Current policy of distributing 50% of profit after tax as the annual dividend is expected to grow by 5% indefinitely, and this commitment will be pledged to future potential investors। Income tax is payable at 28% per annum and this rate is expected to continue for the foreseeable future। यानी कि इतनी सारी आपको जो है वो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन दी हुई है मुख्तलिफ विद रिगार्ड्स टू द वैल्यूएशन। रिक्वायरमेंट में पहला पार्ट है प्रिपेयर अ रेंज ऑफ वैल्यूएशंस। प्रिपेयर अ रेंज ऑफ वैल्यूएशन फॉर द शेयर्स ऑफ डायनेमिक लिमिटेड। All valuations should be prepared as at 30 September 2020 and use year-end discount factors where applicable, presenting your answer to the nearest 1000 rupees 15 marks। B, comment on the suitability of the assumptions made by the directors of Dynamic Limited for preparing the valuations in part A। तो सबसे पहले तो आप अच्छे से इस सवाल को रीड कर लें, उसके बाद वीडियो आगे बढ़ाइएगा। अच्छा देखिए, पार्ट ए जो है ना उसमें बोलते हैं प्रिपेयर अ रेंज ऑफ वैल्यूएशन फॉर द शेयर्स। अब रेंज ऑफ वैल्यूएशंस का मतलब ये है कि मुख्तलिफ जो वैल्यूएशंस के तरीके होते हैं उससे आपने इसके शेयर्स की वैल्यू निकालनी है। कुछ तरीके जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन देखकर अप्लाई हो सकते हैं। एक तरीका हो सकता है नेट एसेट्स वैल्यूएशन। कैसे नैब हो सकता है? इसलिए नेट एसेट्स वैल्यू मेथड अप्लाई हो सकता है क्योंकि सवाल में जो है वो ऑल एसेट्स और ऑल लायबिलिटीज़ की इंफॉर्मेशन मौजूद है। नंबर 2, दूसरा तरीका जो हमारा पीई रेशो मॉडल होता है वो यूज़ हो सकता है क्योंकि सवाल में पीई रेशो की
वैल्यू भी दी हुई है और अर्निंग्स भी बताई हुई है। तीसरा तरीका, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल भी यूज़ हो सकता है, क्योंकि सवाल में ये बताया हुआ है कि कितना डिविडेंड देंगे और उसका क्या ग्रोथ रेट होगा। चौथा तरीका, क्योंकि सवाल में के ई दिया हुआ है यानी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया हुआ है और साथ में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दी हुई है जिससे हम फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी ढूंढ सकते हैं, तो ग़ालिबन हम जो है वो अपने फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी ड्राफ्ट कर उनको डिस्काउंट करेंगे, फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी डिस्काउंटेड एट के ई, तो हमारे पास एक और तरीका ये भी होगा। अब एक एक कर इन तरीकों को यूज़ करते हैं। लेट्स से सबसे पहले नेट एसेट्स वैल्यूएशन मेथड यूज़ करते हैं और उसके हिसाब से देखते हैं कि एक शेयर की क्या वैल्यू होनी चाहिए। इसे बोला था प्रिपेयर अ रेंज ऑफ वैल्यूएशन फॉर द शेयर्स ऑफ डायनेमिक लिमिटेड। तो अगर हम नेट एसेट्स वैल्यूएशन मेथड यूज़ करते हैं, मैं यहाँ पर नेव की वर्किंग कर देता हूँ, ठीक है ना, यहीं पे कर देते चले, या टॉप पर ही कर दें ज़्यादा बेहतर होगा ताकि सारी चीज़ें आ जाए। नेट एसेट्स वैल्यूएशन मेथड, तो हम कंपनी के ऑल एसेट्स में क्या क्या आ जाता है, उसमें से ऑल लाइबिलिटीज़ को हम जो है ना वो माइनस करेंगे। जब हम ऑल एसेट्स में से ऑल लाइबिलिटीज़ को माइनस करेंगे तो जो कंपनी की नेट एसेट वैल्यू है टोटल वो आ जाएगी। और अगर हमें पर शेयर वैल्यू ढूंढनी है तो हमें नंबर ऑफ़ शेयर से डिवाइड करना होगा, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ़ शेयर्स वगैरह के बारे में मेरे ख्याल में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो सीधा सीधा हम ये वैल्यूज़ लिख लेते हैं। अब ऑल एसेट्स में क्या क्या है, कंपनी के पास पीपीई है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, इन्वेंट्री है, कैश एट बैंक है, इन्वेंट्री है, कैश एट बैंक है। इसके बाद अगर हम लोग बुलेट नंबर 5 देखते हैं तो लिखा हुआ है द डायरेक्टर्स एस्टिमेट द ब्रांड वैल्यू टू बी 10 मिलियन, यानी कि हमारे पास जो है ना वो एक इनटेंजिबल एसेट भी है। तो अब इनकी वैल्यूज़ लिख देते हैं, 37720, 37720। अच्छा, इसको ज़रा हम कॉमा डालते हैं हर जगह। 37720, उसके बाद फिर इन्वेंट्री की वैल्यू है 3400, कैश एट बैंक है 2665, इंटेंजिबल एसेट्स जो है उसकी वैल्यू है 10 मिलियन। तो इन थाउजेंड्स अगर लिखेंगे तो मैं 10,000 लिख देता हूँ, ठीक है जी। इन सबको कर देते हैं टोटल 53785। अच्छा, ऑल लाइबिलिटीज़ पर आते हैं। ऑल लाइबिलिटीज़ में हमारे पास जो है ना वो एक करंट लाइबिलिटी है 12385 की, वन टू थ्री एट फाइव। अच्छा, उसके अलावा आपके पास जो है ना वो एक लोन आ रहा है 15 मिलियन का। तो हमने ऑल एसेट्स में से ऑल लाइबिलिटीज़ को माइनस किया तो 26.4 मिलियन की वैल्यूएशन आ रही है। यह हमारा पहला मेथड था, नेट एसेट्स वैल्यूएशन मेथड, जिसमें हम ऑल एसेट्स में से ऑल लाइबिलिटीज़ को माइनस करते हैं। चलें, अब मेथड नंबर 2 हमने जैसे कि जिक्र किया वो होना चाहिए हमारा, या हम यूज़ करें पी रेशो मेथड। तो अब हम सेकेंड मेथड पर आते हैं, पी ई रेशो मेथड। इसमें हमें कंपनी की अर्निंग्स चाहिए होंगी सबसे पहले तो अगर हम सवाल देखते हैं तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3222 का दिया हुआ है, ठीक है जी। अर्निंग्स हमारे पास मौजूद है 3222। अच्छा, इसको हमें मल्टीप्लाई करना होता है रेलेवेंट पीई रेशो से। अब यहाँ पर जब हम पीई रेशो की बात करेंगे ना, पीई रेशो की बात करेंगे जब हम यहाँ पर, तो हमारे पास सवाल में लिखा हुआ आ रहा है बुलेट 6 में, द एवरेज प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो ऑफ अ कोटेड कंपनी सिमिलर टू डायनेमिक लिमिटेड्स ऑपरेशन इज 12.5।
यानी कि 12.5 जो है ना वो एक ऐसी कंपनी का पीई रेशो है जो कि एक कोटेड कंपनी है। देखिए, अगर एक कोटेड कंपनी होती है तो उसका जो पी रेशो होता है अनकोटेड कंपनी का सेम नहीं होता, बल्कि आप जो है वो अनकोटेड कंपनी के लिए इस कोटेड कंपनी के पीई रेशो का जो है ना वो आप इसको जो है वो 2/3 जनरली लेते हो। अब ये डिपेंड करता है कि आप कितना लो, लेकिन एक जनरल एडजस्टमेंट है कि आप जो है ना वो अगर आपके पास लेट से किसी कोटेड कंपनी का पी रेशो दिया हुआ है 12.5, तो अनकोटेड कंपनी की वैल्यूएशन के लिए आप इसका 2/3 2/3 लोगे। उसकी रीज़न बेसिक लेक्चर्स में मैंने कुछ बताई थी, प्रैक्टिस वाले लेक्चर्स में, कि एक अनकोटेड कंपनी जो है उसके शेयर्स की ट्रेडिंग मुश्किल होती है, उसमें लोगों का कॉन्फिडेंस कम होता है, तो ये एडजस्टमेंट आपने पास करनी है, सवाल में नहीं लिखी हुई होगी। तो पी रेशो हम यूज़ करते हैं एडजस्टेड। अच्छा, ज़ाहिर है आप इसकी वर्किंग शो करेंगे किस तरह से, आप इसकी वर्किंग शो करेंगे कि आप यहाँ पे दिखाएंगे 12.5 मल्टीप्लाइड बाई 2/3। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 12.5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, 8 आ गया। और फिर आपके पास जो वैल्यू होगी, यानी कि आपकी वैल्यू ऑफ कंपनी बेस्ड ऑन पीई रेशो मॉडल, वो आ जाएगी 3222 मल्टीप्लाइड बाई 8, यानी कि 26850। ये हमारा दूसरा मेथड हो गया। कोई क्वेरी हो तो जाहिर है आप रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के ग्रुप पर मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आगे चलते हैं। हमारा तीसरा मेथड क्या है? डिविडेंड वैल्यूएशन मेथड या डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल किस तरह से हमारे शेयर्स की वैल्यू निकाल सकता है, देखते हैं। डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल ये कहता है कि फ्यूचर में जितने भी डिविडेंड्स होंगे उनको अगर आज के दिन डिस्काउंट कर दिया जाए तो जितना आंसर बनेगा वो मेरी उस कंपनी के शेयर्स की वैल्यू होगी। और उसके लिए हम यूज़ करते हैं D0 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाई KE माइनस ग्रोथ रेट। ठीक है जी, ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अब हमारे पास D0 यानी कि अभी जो डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है वो दिया हुआ है 1611, मल्टीप्लाई इसको कर देंगे 1 प्लस ग्रोथ रेट से। सवाल में लिखा हुआ है कि अगर हम सवाल का पॉइंट नंबर 8 देखते हैं, द करंट पॉलिसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 50% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज द एनुअल डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाई 5% indefinitely and this commitment will be pledged to future potential investors। तो ग्रोथ रेट जो है वो 5% हो गया, हर साल डिविडेंड जो है वो 5% ज़्यादा दिया जाएगा। और कई आपको पता है कि सवाल में 11% दिया हुआ है। Once Dynamic Limited is listed on the Pakistan Stock Exchange, investors are expected to require a return of 11%, यानी कि जितना रिटर्न इन्वेस्टर्स डिमांड करेंगे विच इज़ के ई। तो आपने इसको 1 प्लस ग्रोथ रेट से मल्टीप्लाई किया डिवाइडेड बाई के ई यानी कि 11% माइनस जी यानी कि ग्रोथ रेट, ये आ गया 28193। तो ये हमारा तीसरा मेथड हो गया। ठीक है, अब आता है चौथा और आखिरी मेथड जो कि है फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी मेथड। फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी मेथड में हम कैश फ्लोज ड्राफ्ट कर कर और उनकी डिस्काउंटिंग करेंगे। अच्छा, यहाँ पर आपको ईयर 1 से ईयर 4 के ग्रोथ रेट्स दिए हुए हैं और फिर ईयर 5 पर जो है ना वो कुछ चीज़ें कंसिस्टेंट हो रही है। आप सवाल ज़रूर पढ़िएगा अच्छे से मूव ऑन करने से पहले। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ईयर 1, ईयर 2, ईयर नंबर 3, ईयर नंबर 3, ईयर नंबर 4 और ईयर 5 ऑनवर्ड्स। अच्छा, सबसे पहले रेवेन्यू की बात करते हैं। देखिए, हमारे पास जो रेवेन्यू दिया हुआ है ना वो इस साल के एंड का दिया हुआ है। जब हम फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी मॉडल यूज़ करते हैं तो हम एक साल बाद वाली वैल्यूज़ को आज डिस्काउंट कर कर लेकर आते हैं, विच मीन्स कि हम 51870 ईयर 1 पर एज्यूम नहीं करेंगे, वो ईयर 0 की वैल्यू है, बल्कि हम 51870 जो है इसको सवाल के डेटा के हिसाब से रेवेन्यू हर साल 4% से बढ़ना है तो 4% से इंक्रीज़ करेंगे।
आप ज़रूर वर्किंग में कहीं दिखाएंगे कि आपने इसको 1.04 से मल्टीप्लाई किया है। मैं डायरेक्टली एक्सेल पे कर रहा हूँ, तो 51870 मल्टीप्लाइड बाई 1.04। इसी तरह से ईयर नंबर 2 का जो अमाउंट होगा वो ईयर नंबर 1 का अमाउंट मल्टीप्लाइड बाई 1.04। ईयर 3 का जो अमाउंट होगा वो ईयर नंबर 2 का अमाउंट मल्टीप्लाइड बाई 1.04। ईयर 4 का जो अमाउंट होगा वो ईयर नंबर 3 का अमाउंट मल्टीप्लाइड बाई 1.04। तो ये हर साल अमाउंट जो है ना वो आपने पिछली अमाउंट पिक कर उसको 4% से बढ़ाया है, 4% से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, 4% से बढ़ाया है, 4% से मल्टीप्लाई किया है, और इस तरह से अगली अमाउंट्स आती गई हैं। इसके बाद हम कॉस्ट ऑफ सेल्स की बात करते हैं। देखें अगेन आपके पास ये जो 30440 की कॉस्ट ऑफ सेल्स दी हुई है ना, ये नंबर 0 की वैल्यू है। सवाल में लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ सेल्स 3% पर एनम फॉर ईयर्स 1 to 4, यानी कि हर साल कॉस्ट ऑफ सेल्स 3% ज़्यादा हो रही होगी, तो 30440 मल्टीप्लाइड बाई 1.03 है, 4 है, 3 है। और इसी तरह से इसको मैं आगे भी मल्टीप्लाई करता रहूँगा। इस पिछली वाली वैल्यू को 1.03 से मल्टीप्लाई किया, फिर वापस से इस पिछली वैल्यू को 1.03 से मल्टीप्लाई किया, फिर वापस से इस पिछली वाली वैल्यू को 1.03 से मल्टीप्लाई किया। फिर आ जाता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस किया तो ग्रॉस प्रॉफिट्स आ गए हर साल के। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद ओवरहेड्स हैं। ओवरहेड्स 2% से हर साल बढ़ेंगे, तो वही तरीका ओवरहेड्स पर भी अप्लाई होगा, यानी कि 15845 मल्टीप्लाइड बाई 1.0 कितने से 2% से 02, पिछली वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 1.02। हर साल के ओवरहेड्स भी शो कर दिए। ठीक है जी। अच्छा, ओवरहेड्स के बाद बल्कि एक काम करते हैं कि इसको हम माइनस में ही शो कर देते हैं, इसको भी माइनस में शो कर देते हैं, फिर इसको कैलकुलेट करने के लिए इसको नेट ऑफ करना होगा। ठीक है जी, ओवरहेड्स आ गए। ओवरहेड्स के बाद लोन इंटरेस्ट। अच्छा, ये याद रहे कि दो मॉडल्स थे, फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी है और एक फ्री कैश फ्लोज टू कंपनी या फ्री कैश फ्लोज टू फर्म है। जब हम फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी की बात करते हैं तो हम लोन का इंटरेस्ट माइनस करते हैं। जब हम फ्री कैश फ्लोज टू कंपनी की बात करते हैं तो हम उसको माइनस नहीं करते हैं, या अगर हुआ हुआ है और प्रॉफिट से स्टार्ट करें तो ऐड बैक करते हैं। लोन का इंटरेस्ट 1110 है, और 0.4 में लिखा हुआ है लोन अमाउंट एंड इट्स इंटरेस्ट रेट विल रिमेन सेम इन फ्यूचर, हमेशा सेम रहेगा। तो 1110 हर बार माइनस होगा। ठीक है जी। फिर हमारे पास जो है वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा 5320, और इसी तरह से हर साल की नेट वैल्यू। ठीक है जी। फिर क्या होगा, टैक्स चार्ज होगा। अच्छा, टैक्स जो है उसकी परसेंटेज भी हमारे पास मेंशन है 28%, तो इसका 28% ले लिया। फिर क्या होगा, फिर आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा हर साल का। थ्री 830 4474 5155 और 5874, यही आपके जो है ना वो कैश फ्लोज होंगे। ठीक है। अब सर ये तो प्रॉफिट्स हैं, इसमें तो डेप्रिसिएशन भी माइनस हुई होगी। देखें, अगर मैं इस सवाल को पढ़ता हूँ ना, तो मुझे एक चीज़ यहाँ पर लिखी हुई बुलेट नंबर 2 और 3 बड़ी इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना। पहले तो 2 में लिखा हुआ है नो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड एज एनी इंक्रीज इन इन्वेंट्री विल बी फंडेड बाय क्रेडिट टर्म्स ऑफर्ड बाय सप्लायर। जनरली जब हम कैश फ्लोज को ड्राफ्ट करते हैं ना,
तो वर्किंग कैपिटल का आउटफ्लो भी दिखाते हैं। जब आप एक्सपेंशन करोगे तो वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी। इस सवाल में लिख रहा है कि वर्किंग कैपिटल इंक्रीज़ ही नहीं होगा, यानी कि वर्किंग कैपिटल में किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज जितना भी इन्वेंट्री में इंक्रीज़ आएगा, यानी कि जो तुम इन्वेंट्री खरीदोगे विल बी फंडेड बाय क्रेडिट टर्म्स ऑफर्ड बाय सप्लायर, वो सप्लायर से क्रेडिट पर ख़रीदोगे। तो एक तरह से आपका वर्किंग कैपिटल चेंज नहीं हो रहा होगा, क्योंकि जितने से आपकी इन्वेंट्री इंक्रीज़ होगी, एक रिसीवेबल या एक एसेट इंक्रीज़ होगा, करंट एसेट, उतने से ही एक करंट लायबिलिटी यानी कि सप्लायर का अमाउंट इंक्रीज़ होगा। यहाँ पर फिर एक और बात लिखी हुई है, एनुअल कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड डेप्रिसिएशन विल कंटिन्यू टू बी इक्वल। बोलता है कि जितनी भी आपकी डेप्रिसिएशन होगी ना, उतना ही सालाना कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। यानी कि फॉर एग्जांपल लेट से आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो 10 रुपये, तो आपका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा ना वो भी 10 रुपये होगा। अब डेप्रिसिएशन इज़ अ नॉन कैश एक्सपेंस एंड देयरफॉर इसको ऐड बैक करना चाहिए प्रॉफिट्स में कैश फ्लो पर आने के लिए, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर इज़ अ कैश फ्लो, कैश आउटफ्लो, क्योंकि आप पे कर रहे हो कुछ खरीदने के लिए, तो ये माइनस होना चाहिए। अब लेट से अगर एज्यूम कर लो कि आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है ना वो 50 है, तो भाई 50 में कैश फ्लोज पर आने के लिए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 10 रुपये ऐड होना चाहिए, क्योंकि वो नॉन कैश एक्सपेंस है। और हम कैश फ्लोज की जब हम बात करते हैं तो हम नॉन कैश एक्सपेंसेस को ऐड बैक करते हैं, और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कि कैश आउटफ्लो है वो माइनस होना चाहिए, क्योंकि वो कैश आपने पे किया, कैश गया आपके पास से, तो नेट रिजल्ट क्या आता है? 50 आता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस सवाल में आप डेप्रिसिएशन और कैपिटल एक्सपेंडिचर की अमाउंट जानते नहीं हो, लेकिन जितनी इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में डेप्रिसिएशन ऐड होगी उतना ही कैपिटल एक्सपेंडिचर लेस होगा। तो दोबारा से आपके जो कैश फ्लोज बनेंगे, फ्री कैश फ्लोज, वो सेम बनेंगे जितना आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद ये नंबर 4 के बाद क्या कहा था? सवाल में लिखा हुआ था कि यहाँ पर एनुअल ग्रोथ में फॉर ईयर 5 एंड ईच ईयर देयर आफ्टर, 5वें साल और उसके बाद वाले हर साल में एज्यूम दी एनुअल ग्रोथ विल बी ज़ीरो फॉर रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड ओवरहेड्स। एज्यूम करो कि किसी किस्म की कोई ग्रोथ नहीं होगी किसी भी चीज़ में, तो इसका मतलब अगर 5874 जो है वो ईयर नंबर 4 का कैश फ्लो है, तो ईयर नंबर 5 का कैश फ्लो भी 5874 होगा, ईयर नंबर 6 का भी यही होगा, ईयर नंबर 7 का भी यही होगा, ईयर नंबर 8 का भी यही होगा, विच मीन्स कि हम परपेचुटी के कॉन्सेप्ट पर जा रहे हैं। परपेचुटी तब अराइज होती थी जब हर साल के कैश फ्लो सेम हो, और परपेचुटी को डिस्काउंट करने के लिए हम लोग कैश फ्लो डिवाइडेड बाय डिस्काउंट फैक्टर या डिस्काउंट रेट यूज़ करते थे। फॉर एग्जांपल आपने ईयर 0 की वैल्यू निकालनी है और ईयर नंबर 1, ईयर नंबर 2, ईयर नंबर 3, ईयर नंबर 4 एंड सो ऑन। हर साल आपको आर रुपीज़ इन टर्म्स ऑफ कैश फ्लो मिल रहे हैं। तो अगर आप P इज इक्वल टू आर ओवर आई या परपेचुटी इज इक्वल टू कैश फ्लोज डिवाइडेड बाय डिस्काउंट फैक्टर का फॉर्मूला लगाओगे, तो आप इन सब की ईयर 0 की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लोगे। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई हो रहा है कि 5874 अगर ईयर नंबर 4 पर है, तो ईयर 5 पर भी 5874 होगा, ईयर 6 पर भी 5874 होगा। इसका मतलब अगर ईयर 5, ईयर 6, ईयर 7, ईयर 8 एंड सो ऑन फॉर एवर, अगर ईयर 5, ईयर 6, ईयर 7 एंड ईयर 8 एंड सो ऑन फॉर एवर, हमेशा के लिए, अगर 5874, 5874, 5874, 5874 एंड सो ऑन के कैश फ्लोज हैं, तो जब मैं आर ओवर आई लगाऊंगा ना,
देखो जब ईयर 1 2 3 4 एंड सो ऑन कोई वैल्यू होती है और p इज इक्वल टू आर ओवर आई लगाते हैं ना, तो हम ज़ीरो पर आते हैं। तो अगर ईयर 5 6 7 8 एंड सो ऑन 5874 की वैल्यू है, तो मैं आर ओवर आई लगाऊंगा ना, तो मैं ईयर नंबर 4 पर पहुंचूंगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर ये परपेचुटी की बात कर भी लेता हूँ। देखिए हमारे पास एक परपेचुटी है ईयर 5 ऑनवर्ड्स। हम क्या करते हैं उसके लिए, परपेचुटी के लिए ईयर नंबर 5 ऑनवर्ड्स, बल्कि यहाँ पर एक जगह बना लेते हैं। ईयर नंबर 5 6 7 8 9 हर बार 5874 होगा, या आर हो गया या कैश फ्लो हो गया, डिवाइडेड बाय आई यानी कि 11%, तो ये आ रहा है 53403.96। अब ये जो वैल्यू आ रही है ना, ये जो वैल्यू यहाँ पर हमने कैलकुलेट करी है या आ रही है, वो ईयर नंबर 4 पर आ रही है। देखिए आप बात को इस तरह से समझें कि अगर ईयर नंबर 1 पर, ईयर नंबर 2 पर, ईयर नंबर 3 पर और ईयर नंबर 4 पर अमाउंट है एंड सो ऑन, अमाउंट चलती जा रही है सेम अमाउंट, तो आर ओवर आई लगाऊंगा तो ज़ीरो पर आऊँगा। अगर इस केस में ईयर नंबर 5 6 7 8 एंड सो ऑन अमाउंट है, तो आर ओवर आई लगाऊंगा तो 4 पर आऊँगा। तो ये ईयर नंबर 4 पर मैंने ईयर 5 6 7 8 9 10 फॉर एवर हमेशा के कैश फ्लोज की ईयर नंबर 4 की वैल्यू निकाली है। अब मैं डिस्काउंट रेट्स यूज़ करता हूँ। डिस्काउंट रेट हमें यूज़ करना है 11%। तो पहला हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 11% पावर 1। दूसरा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 11% पावर 2। तीसरा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 11% पावर 3। चौथा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 11% पावर 4। और यहाँ पर भी 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 11% पावर 4। पावर 4 क्यों? इसलिए क्योंकि मैंने क्या किया है कि ऊपर ईयर 5 ऑनवर्ड्स जितने भी कैश फ्लोज थे ना, उनको मैं ईयर नंबर 4 पर ले आया हूँ। अब मुझे उनको ज़ीरो पे लेकर आना है। तो मैं जो डिस्काउंट फैक्टर कैलकुलेट कर रहा हूँ वो वही वाला कैलकुलेट कर रहा हूँ जिससे वो 4 से ज़ीरो पर है। अब प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया इस कैश फ्लो से और इसी तरह से सबको मल्टीप्लाई किया, ठीक है। और आपके पास जो टोटल अमाउंट आ रहा है 49899। ये आपके पास जो है ना वो वैल्यू ऑफ इक्विटी है एज पर फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी मॉडल, ठीक है जी। फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी मॉडल हो गया। इसका मतलब हमारे पास जो वैल्यूएशंस आई हैं वो एक तो आई है 26,400। दूसरी हमारे पास जो वैल्यू ऑफ कंपनी बनी है पी रेशो मॉडल पर वो 26,850 है। तीसरी जो है वो हमारे पास 28,193 है और चौथी 49,899 है। अच्छा, अब हर मेथड जो है ना उससे वैल्यूएशन अलग आती है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई मेथड सही है और कोई मेथड गलत है। हर मेथड अपने हिसाब से कुछ वर्किंग्स कर कर और हमें वैल्यूएशन निकाल कर देता है। नेट एसेट्स वैल्यूएशन मेथड जो है वो ऑल एसेट्स माइनस ऑल लायबिलिटी से जो चीज़ें बच जाती हैं उसकी वैल्यू निकाल के देता है। पी रेशो जो है वो मार्केट का लोगों का कॉन्फिडेंस देखकर और एक पी मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर कर देता है। डिविडेंड वैल्यूएशन मेथड ये एज्यूम करता है कि आपको जो फ्यूचर में डिविडेंड आएगा वो सारे डिविडेंड डिस्काउंट कर कर ईयर ज़ीरो पे लेकर आएँ, तो उनकी जो वैल्यू बननी चाहिए वो आपके शेयर्स की वैल्यू होनी चाहिए। फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी मॉडल ये एज्यूम करता है कि जो बिज़नेस आप कर रहे हो वो बिज़नेस जो है वो हमेशा के लिए चलता रहेगा और उसके जो फ्यूचर के कैश फ्लोज होंगे उसको डिस्काउंट कर कर हम वैल्यू निकालें। तो ये तो पहला पार्ट था हमारा जिसमें सवाल कहता था कि प्रिपेयर अ रेंज ऑफ वैल्यूएशन फॉर द शेयर्स ऑफ डायनेमिक लिमिटेड और वैल्यूएशन शुड बी प्रिपेयर्ड एज ऑफ 30 सितंबर 2020 एंड यूज योर ईयर एंड डिस्काउंट रेट्स वेल एप्लीकेबल प्रेजेंटिंग योर आंसर टू द नियरेस्ट 1000 रुपीज़। अब ये सॉल्व तो मैंने कर दिया डिस्कस करते करते, लेकिन आप इसका आईकेप का आंसर ज़रूर देखेंगे ताकि आपको आइडिया मिल सके कि आपने अटेम्प्ट किस फॉर्मेटिंग में करना है।
दूसरा जो पार्ट था वो थियोरेटिकल था, 5 मार्क्स का। कमेंट ऑन द सूटेबिलिटी ऑफ द अजम्पशंस मेड बाय द डायरेक्टर्स ऑफ डायनेमिक लिमिटेड फॉर प्रिपेयरिंग द वैल्यूएशंस इन पार्ट ए। इसको ज़रा मैं आईकेप के आंसर से डिस्कस करना चाहूँगा ताकि वीडियो भी शॉर्ट रहे और थ्योरी जो है वो लिखने में टाइम भी ना लगे और आपको मैं आंसर से ही समझा दूँ। 5 मार्क्स के लिए सवाल आया, ठीक है ना। आईकेप के आंसर से 1 मिनट देखते हैं इसको। अच्छा जी, सवाल सॉल्व करते वक्त मुख्तलिफ अजम्पशंस हमने अकाउंट फॉर करी थी, उनको ये डिस्कस करता है, उनकी वैलिडिटी को डिस्कस करता है। तो देखते हैं कि जो अजम्पशंस हमने यूज़ करी थी वो सूटेबल हैं या नहीं, या उसमें कोई मसले हैं। सबसे पहली चीज़ है एस्टिमेटेड एनुअल ग्रोथ। द एज्यूम्ड एनुअल ग्रोथ एस्टिमेट फॉर द फर्स्ट 4 years अपीयर रीजनेबल गिवन द स्ट्रेटजी टू रेज न्यू कैपिटल बाय लिस्टिंग ऑन द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज and use it to expand the business. Zero growth from year number 5 is a pessimistic assumption and is likely to undervalue later cash flows. वो कहता है कि जो आपने ग्रोथ रेट्स के एस्टिमेट लिए थे ना कि रेवेन्यू इतने परसेंट से बढ़ेगा, कॉस्ट इतने परसेंट से बढ़ेगी, तो ये कहता है कि हाँ ये अजम्पशंस ठीक लग रही हैं क्योंकि जब हम लिस्टिंग करवाएंगे तो उसके बाद कैश फ्लोज इंक्रीज़ होंगे। लेकिन जो आपने एक अजम्पशन ली थी ना कि ईयर नंबर 5 ऑनवर्ड जो है वो कोई ग्रोथ ही नहीं होगी, बोलता है ये बहुत पेसिमिस्टिक अजम्पशन है और ऐसा शायद ही पॉसिबल हो। तो आपने ये डिस्कस करना था कि भाई जो अजम्पशन हमने ली थी ग्रोथ रेट की वो सही थी या नहीं। दूसरा पैराग्राफ, नो चेंज इन एनुअल वर्किंग कैपिटल। आपको याद होगा कि हमने एज्यूम किया कि भाई इन्वेंट्री जो है वो क्रेडिट सप्लायर से ख़रीदी जाएगी और ओवरऑल वर्किंग कैपिटल यानी कि करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़ में चेंज नहीं आएगा और उसमें किसी किस्म की कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। बोलता है, as the company grows, it will require additional inventory and the working capital requirement will grow. The assumption that no further working capital will be required as this will be funded by using supplier credit term is unsustainable as there is no guarantee that suppliers will support increasing levels of payables. बोलता है कि जब आपका बिजनेस ग्रो करेगा तो आपको इन्वेंट्री की ज़रूरत पड़ेगी, इन्वेंट्री की ज़रूरत पड़ेगी तो वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा। ये जो आपने अजम्पशन ली है कि सप्लायर आपको क्रेडिट देता रहेगा जितनी भी इन्वेंट्री चाहिए और आपको इसलिए वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत नहीं होगी, ये इतनी ठीक अजम्पशन नहीं है। फिर लिखा हुआ है ब्रांड वैल्यू डायनेमिक लिमिटेड इज अ प्रॉफिटेबल ग्रोइंग कंपनी सो इट इज़ वेरी लाइकली टू हैव अ हायर वैल्यू देन इट्स नेट एसेट्स। द फ्री कैश फ्लोस वैल्यूएशन ऑफ डायनेमिक लिमिटेड इज हायर देन द नेट एसेट्स वैल्यूएशन बाई ग्रेटर देन बाई 10 million, सजेस्टिंग द डायरेक्टर्स इंटेंजिबल ब्रांड वैल्यू एस्टिमेट इज रीजनेबल। बोलता है कि डायनेमिक लिमिटेड जो है ना वो एक प्रॉफिटेबल और ग्रोइंग कंपनी है, तो इसलिए ऐसा लाइकली है या लगता है कि इसके जो नेट एसेट्स की वैल्यू होगी वो दिखने वाली वैल्यू से ज़्यादा होगी। और इस बात को फ्री कैश फ्लोज का वैल्यूएशन मॉडल जो है ना वो सपोर्ट भी कर रहा है क्योंकि फ्री कैश फ्लो वैल्यूएशन मेथड के हिसाब से हमने जब वैल्यू निकाली इक्विटी की तो वो बहुत ही ज़्यादा बन रही थी एज़ कम्पेयर टू अदर मेथड्स। देखिए यहाँ पर 49.899 मिलियन आ रहा था, बाकियों में 20s में आंसर आ रहा था। तो इसका मतलब ये है कि वाकई में आपकी बिज़नेस में दम है, आपके बिज़नेस में जान है, आपके बिज़नेस की रेपुटेशन है और उसके ग्रोथ सही नज़र आ रही हैं। लिहाजा ये जो 10 मिलियन हमने नेट एसेट वैल्यूएशन मेथड में ऐड किए थे, सवाल कहता है कि आप इसको सपोर्ट करो कि ये सही है, ऐड होना ही चाहिए था। Here depreciation and annual capital expenditure are equal as the company grows. It is certain to increase its capital expenditure requirement above current depreciation level as new business sites are fitted out and equipped. This assumption may overstate the free cash flows valuation. Therefore, the free cash flows valuation should be updated with reasonably estimated annual capital expenditure. बोलता है जो आपने assumption ली थी कि depreciation और capital expenditure बराबर है तो depreciation ऐड नहीं किया था, capital expenditure माइनस नहीं किया था। ये कह रहा है कि यार कुछ टाइम बाद ऐसा शायद जो है ना वो नहीं होगा और कंपनी जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही होगी और इसीलिए इसको केटर करना चाहिए, वरना आपके फ्री कैश फ्लोज ओवर स्टेटेड नज़र आ रहे हैं। Average PE ratio of 12.5. The PE ratio is an average in a sector which may not entirely reflect Dynamic Limited.
Suggested adjustment to the P ratio are reasonable in nature given the company is not currently listed but has growth potential. However, the adjustment values are directors estimates. अगेन वो बोलता है कि भाई पीई रेशियो जो है उसको हमने जो एडजस्ट किया था वो सही बात नज़र आ रही है, क्योंकि करंटली हमारी कंपनी जिसकी हम वैल्यू निकाल रहे हैं वो एक लिस्टेड कंपनी नहीं है. इसी तरह से मिनिमम रिटर्न ऑन न्यू शेयर्स 11%. देयर डज नॉट अपीयर टू बी एनी एविडेंस टू सपोर्ट 11% रिटर्न अजम्पशन. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंक्लूड इफ 11% इज अ रीजनेबल अजम्पशन. असेसमेंट ऑफ द रिक्वायर्ड रिटर्न विदाउट फर्दर एनालिसिस. हमारे पास ये जो 11% का के या कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया हुआ था, इसको कैलकुलेट करने का, मालूम करने का, जानने का कोई भी मेथड नहीं दिया हुआ. तो हो सकता है कि ये सही रेट हो सकता है सही रेट ना हो, और इसीलिए इसकी कुछ फर्दर जो है वो एनालिसिस करना ज़रूरी है. ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं. फॉर एग्जांपल डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी ऑफ 50% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. हमने एज्यूम किया कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से 50% डिविडेंड में पे हो जाता है. प्रॉबेबली फ्यूचर में ऐसा हो या ना हो, यह हमारी अजम्पशन है. इनकम टैक्स का रेट 28% हमने अपनी वर्किंग्स में यूज़ किया. हो सकता है कि फ्यूचर के हालात या फ्यूचर के सालों में इनकम टैक्स रेट जो है 28 के बजाय 30 या 32% या 25% हो. तो ये भी हमने एक अजम्पशन लिया. आप इसका भी पैराग्राफ पढ़िएगा. Loan amount and its interest payments. As the company grows, it may require additional loan at different interest rates. So the assumption related to loan amount and its interest payments that will remain same in future is unreasonable. मैंने ये एज्यूम किया था, हमने ये एज्यूम किया था कि जो लोन का अमाउंट है वो उतना ही रहेगा जितना है. तो सवाल कहता है कि जो फ्यूचर में जब बिज़नेस ग्रो करेगा और मज़ीद लोन्स चाहिए होंगे तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ें सेम हों. ये वो अजम्पशंस हैं जिनकी बुनियाद पर मैंने सवाल सॉल्व किया, और आपने जो है वो इन अजम्पशंस को दोबारा से अच्छे से देखकर और सवाल को दोबारा से सॉल्व करना है. सवाल कंप्लीट हो गया है, कोई मुश्किल सवाल नहीं था, आसान सा मर्जर्स एंड एक्विजिशन का सवाल था जिसमें आपने मुख्तलिफ मेथड से वैल्यूएशंस निकालनी थी. अच्छे से इसको देखें और फिर रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के ग्रुप पर मुझसे डिस्कस करें. थैंक यू.